अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं मार्च 2016 का कैट 2 का। और एओपी का क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप फंड की टैक्सेशन किस तरह से होगी, कौन से स्टैट्यूट इंडिविजुअल होंगे, कौन से इंडिविजुअल होंगे। इससे पहले स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर लंच और टी इम्प्लाई को प्रोवाइड की जाए तो उसका सैलरी में क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई इदारा अपने एम्प्लॉय को चाय खाना वगैरह दे ड्यूरिंग दी जॉब तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर कोई इदारा अपने एम्प्लॉय को पर्सनली जॉब के बाहर जाके उसको कोई चाय वगैरह प्रोवाइड करे तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसका बेनिफिट गिना जाता है। एक एम्प्लॉय है वो सैर करने के लिए गया पर्सनली किसी कंपनी के टूर के लिए नहीं है तो वो लॉ ये कहता है, हमारी जो प्रैक्टिस ये कहती है कि ये टैक्सेबल है और उसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय किसी होटल के अंदर काम करता है और वो होटल वाले उसको या रेस्टोरेंट वाले उसको कोई सब्सिडाइज या फ्री खाना प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बेशक वो जॉब के दौरान हो या जॉब से बाहर हो। दूसरा उनका सवाल है कि सर लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर का ट्रीटमेंट भी बता दें। पहली बात यह है कि लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी को अक्वायर करने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी के दोनों शेयर आप अक्वायर करेंगे तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी में अगर आपको डिविडेंड इंस्टीट्यूशन मिलेगा तो उसका ऊपर भी या डिविडेंड मिलेगा तो उसके ऊपर 15% आपको टैक्स देना है। हाँ, जब उन कंपनी के शेयर को बेचेंगे और अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है साल के एंड के ऊपर जब आपने इसको बेचा वो लिस्टेड थी तो फिर उसके में सेकंड ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगी तो उसके गेन को आप पहले इनकम में ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, साफ साफ करेंगे और फिर उसके बाद जाके आप उसका जो टैक्स था वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए लॉ ने हमें एक तरीका बता दिया कि अगर ये शेयर आपने एक्वायर किए थे जो भी बेचे तो 1 जुलाई 2024 या उसके बाद तो उसके ऊपर 15% आप टैक्स देंगे, राइट। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, एटीएल में शामिल नहीं है तो फिर आप सेकंड ब्लॉक से निकल जाएंगे, आपके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगेगा लेकिन नॉर्मल टैक्स 15% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये शेयर 1 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर किए हैं तो उसके बाद वो होल्डिंग पीरियड के ऊपर जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मेरा पास 12.5% है, एक साल से ज्यादा को होल्डिंग पीरियड हो और 15% है विद इन 1 ईयर के अंदर। और अगर ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपने एक्वायर किए थे 1 जुलाई 2013 या उसके बाद वो उसकी बात की जा रही है, जब 30 जून 2013 तक एक्वायर किए थे तो उस पर टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी को अगर आप बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ उसका जो गेन होगा वो जाके आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। सर पेपर में जो हमें डेट्स जो हैं वो एक्स वाली मिलेंगी या प्रॉपर डेट्स होंगी? ये एक्स वाली नहीं मिलेंगी, आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट बताई जाती है। ये एक्स तो आपको समझाने के लिए होता है सालों साथ में, क्योंकि क्वेश्चन में ऑथर को आसानी रहती है, क्वेश्चन को बार बार चेंज ही हर साल करना पड़ता है किताब के अंदर जो है वो रहता है, इसलिए उसको नुकसान नहीं होता। जी आप ठीक है। देखिए लास्ट पेपर के अंदर में किसी में आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी। ठीक है। ठीक है। अगर आपको लिस्टेड कंपनी में लॉस आ गया तो वो सारा जो लॉस है वो किसी और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है या 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर में आपको लॉस आ गया तो वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा 6 सालों के लिए, किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा और कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि मेरे 5 मिनट में आपको सारा रिवाइज करवा दिया। जी, ओके। यस सर।
जी। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास जो सवाल है वो जिसको हम करने जा रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो है बाकिर और असद अंगाही आर मेंबर ऑफ एन एओपी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 5। टू, दो में तीन ऐड करेंगे तो 8 हो गया, 8 में दो ऐड करेंगे तो 10 हो गया। तो 5/10 बाकिर का हो गया, और 3/10 जो था वो असद का शेयर हो गया, और 2/10 जो था वो राही का शेयर हो गया। बार इज एंगेज। अब आपने बार से मुराद क्या है? बाकर असद एंड राही आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2। Bar is in the business of trading consumer electronics and has two independent branches, one each in Tehran and Dubai। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि इसकी इनका फॉरेन सोर्स इनकम भी आएगी। तो अगर एग्जाम में ना बताया जाए तो हम पर्सन को रेजिडेंट देते हैं और इसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। ये नेट का सबको, मेरी आवाज का सबको मुझका आ रहा है बेटा? नहीं सर, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम बार प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/12। जो है परसेंट टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर बन जाएगा हमारा X5, यानी एक्स को समझो टू, तो ये बन जाएगा 2025। सेल कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसकी रिक्वायरमेंट मेरा ख्याल हमने पढ़ ली थी। योर कंप्यूटेशन अंडर द प्रोविजन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेएबल बार एंड अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ एनी। ये जो आएगा ना कैरिड फॉरवर्ड, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सैलरी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। कैरी फॉरवर्ड जो होती है आपकी, या तो बिजनेस हो सकती है या कैपिटल लॉसेज या फॉरन, ये तीन जगह से आपकी कैरी फॉरवर्ड आ सकती है अमाउंट जो होनी है। अज्यूम टैक्स एंड अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन इज द सेम, उसमें आसानी कर दी कि टैक्स और अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन सेम है। कहते हैं कि आपका जो सवाल है वो शुरू होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिससे शो और रेलेवेंट एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड एडिशनल हाउसिंग वो भी आप शो करेंगे। पहली बात यह है कि इसकी सेल जो है वो 30 मिलियन की है, तो 100 मिलियन से ज्यादा नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा जो है वो साथ साथ वर्किंग भी होती रहे और साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी चलता रहे। क्योंकि हमारे पास मार्च 2016 का और खालिद साहब की बुक का क्वेश्चन कौन सा है जी? ये आपका 16.12, 16.12। इसको हम शुरू करते हैं और हम इसको इस तरह से कर लें ताकि, अच्छा ये जो मैं स्क्रीन स्प्लिट करता हूँ इससे फायदा होता है या आपको नुकसान होता है, ये मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इससे फिर अवॉइड करूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैं स्टूडेंट का फायदा कर रहा हूँ, लेकिन ये ना हो कि उनका नुकसान ही हो रहा है। असल में तो बेसिकली आपको किताब खोलनी चाहिए इसके साथ जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम लिखेंगे इसमें बार का नाम लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल और टैक्स ईयर 2025, और आगे का भी बिजनेस इनकम। क्योंकि बिजनेस का क्वेश्चन है तो हम नॉर्मली बिजनेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, यहाँ रुपीज लिख लेते हैं और यहाँ 548800। अब ये हमें आ गया। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही, तो इसके हमें ये करने पड़ेंगे।
कहते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक विच हैज बीन वैल्यूड एट नेट मार्जिनल वैल्यू ऑफ दिस द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज दिस। अब हमें स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है, स्टॉक एडजस्टमेंट। कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक विच हैज बीन वैल्यूड एट एमआरवी, उसकी स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की जो नेट मार्जिनल वैल्यू है वो कितनी है, 18,20,000, जबकि उसकी जो एक्चुअल एब्जॉर्प्शन के अंदर उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट हमने डाली हुई है वो है जी 19,50,000। अब लॉ कहता है कॉस्ट और एनआरवी की एवरेज लोअर, हमने इस प्रॉफिट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिया हुआ 19,50,000, तो ये जो पहली लाइन है मैं इसको पढ़ रहा हूँ। जबकि लॉ हमें कहता है कि इसकी एनआरवी अगर कम है तो उससे लें। यानी इससे क्या पता चला कि हमने ये जो अमाउंट यहाँ पर ऐड की है, ये वाली 19,50,000, ये असल होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से लोअर अमाउंट है वो है 18,20,000 की, जो लोअर। अगर एनआरवी इससे ज्यादा होती तो मैं कोई ट्रीटमेंट ना करता, मैं कहता मेरी अमाउंट ऑलरेडी कम है एनआरवी से, तो लिहाजा वो ठीक है। लेकिन क्योंकि अब क्लोजिंग स्टॉक इससे कम हो चुका हुआ है, इसलिए लिहाजा ये जो अमाउंट थी क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या ट्रीट करते हैं, इनकम। ओपनिंग स्टॉक को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो इनकम क्या होती है, ऐड होती है ना, तो इसको हम कर देंगे माइनस, और जो असल अमाउंट ऐड होनी थी वो ऐड करते हैं। तो ये पहली लाइन का ट्रीटमेंट मैंने आपके सामने कर दिया। लेकिन सर वो कह रहा है कि हमने पहले ही एनआरवी पे वैल्यू किया हुआ है, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से उसने झांसा देने के लिए लिखा हुआ है अच्छा अच्छा कि अच्छा अच्छा, कॉस्ट तो सॉरी उसकी ये पहले बनती है। आप सही कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उसने एमआरपी पे ऑलरेडी किया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर एमआरपी पे किया हुआ है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, तो फिर ठीक है। कहते हैं कि हैज बीन वैल्यूड एट एमआरपी, जबकि उसकी कॉस्ट थी, तो बिल्कुल उसने सही किया हुआ है, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो लिखेंगे नहीं। क्योंकि एग्जामिनर हमें कहता है शो और रेगुलर एग्जामिनेशन एंड एक्सक्लूजन, तो वो लिखते नहीं, बिल्कुल ठीक। आप सही कह रहे हैं। फिर कहते हैं जी प्रोविजन ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट स्लो मूविंग, तो हमारी प्रोविजन तो हमें अलाउ नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल में अगर कोई चीज ऐड है तो इसका मतलब एक्सपेंस हो रही है ना, तो हम इसमें वो माइनस हुई, तो हम क्या करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक, तो उसको हम ऐड कर देंगे 75,000, उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया। फिर कहते हैं जी फ्रेट चार्जेज ऑफ 160 दीज आर पेड इन कैश टू वुमेन ट्रांसपोर्ट, तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आपने पे कर दिए कैश में, फ्रेट चार्जेस तो अलाउ है। पेड इन कैश, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 160 और यहाँ डैश कर देंगे। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल की तीनों आइटम का ट्रीटमेंट हो गया। एग्जाम में ये याद रखा गया कि उसके अंदर कोई ऐसी आइटम ना हो जिसके लिए फर्दर किसी और जगह जाना है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो एक ही दफा होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं कि फिर किसी और जगह जा रही होती है, इसको देखना है। फिर है जी एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड कमीशन ऑफ 290 पे टू बाकर एनुअल परफॉर्मेंस अवार्ड। बाकर को भी हमने कमीशन दी है परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, कमीशन ऑफ 290 पे टू बाकर एनुअल परफॉर्मेंस अवार्ड, 310 paid to Shahi and 450 paid to AB Bank Limited in final settlement of loan obtained by Asad for the construction of his house in Mari। ये देखिएगा, ये बेटा ये वायलेशन है, ये वाली जो अमाउंट है जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर, ये अमाउंट जो है ये वायलेशन है किसकी, सर ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है। और इसका इसका एक ट्रीटमेंट होगा कि आप अपनी इनकम में ऐड करेंगे, और जब शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी लेकर करेंगे। दो काम इसके करने, एक
इसको जब फर्म की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर ऐड करेंगे, उसको जब मेंबर की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके शेयर फ्रॉम एओपी के लिए भी ये यूज होगी। सही है। तो हम इसमें से पेमेंट टू मेंबर 390, 310 और 455 ये हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ हम करेंगे ऐड पेमेंट टू मेंबर। तो आप यहाँ पर चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इन अमाउंट को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार टाइम कम है मेरे पास, अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं क्योंकि अभी मैं वेला बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं जरा इसको अलग अलग कर लेता हूँ। पहले कमीशन है बाकर को, बाकर को मैंने कमीशन दी है 290 की, मैं लिख लेता हूँ। और फिर है जी राही को हमने परफॉर्मेंस अवार्ड दिया है, राही परफॉर्मेंस अवार्ड दिया राही को 3,60,000 रुपये का। और हमने असद की लोन की, असद असद लोन के 455। तो ये तीन पेमेंट जो हमने मेंबर को दी है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए क्योंकि इस सवाल के अंदर इसमें हमसे मेंबर की टैक्सेशन नहीं मांगी, लिहाजा इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्योंकि हम सवाल के अंदर खुद किसी एक मेंबर की टैक्सेशन करेंगे, इसलिए वहां उसको लेकर जाएंगे। आगे आगे जी प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट है जी हमारे पास 735 की, इसको ऐड बैक करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट अमाउंटिंग रुपीज दिस 70 respectively, बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड अ लोन ऑफ 280 प्रोवाइडेड टू अ सप्लायर। ये रिकवरी का इशू नहीं है, ये रिकवरी का इशू नहीं है, ये इशू है हमारा बैड डेट का। तो इसके लिए उसने प्रोविजन की अमाउंट दी है, तो हम प्रोविजन का अकाउंट बना लेंगे। ये तो इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस आप इधर लिखते हैं 11 लाख, और इसका उसने हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, और वो है जी हमारे पास 14,35,000। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दे दी है उसने, ये जी 7,35,000। तो इसका अगर टोटल करें तो ये आ गया, यही सेम बैलेंस 18,35,000 इधर आ जाएगा। तो हमारे एक्चुअल बैड डेट कितने हुए जो हमें राइट ऑफ किए हैं, वो आ जाएंगे हमारे 18,35,000 -3, वो आ जाएगी 4 लाख रुपया। आपको मैंने तरीका बताया था कि प्रोविजन इज नॉट अलाउड, इसको क्या होना चाहिए, एड बैक होना चाहिए, क्योंकि इसने माइनस की है, और एक्चुअल को माइनस होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि इसके अंदर उसने एक लोन भी वेव ऑफ किया हुआ है, ये वाला। तो लोन अगर आपका बैड हो जाए, अगर आपने किसी को लोन दिया हो, तो वो आपको बैड डेट नहीं मिलते। लोन के अगेंस्ट या एडवांस के अगेंस्ट आपको बैड डेट्स अलाउ नहीं होते, ये सिर्फ इनकम के अगेंस्ट बैड डेट्स मिलते हैं। तो लिहाजा इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो ये होगा कि हम ऐड करेंगे प्रोविजन को 7.5 लाख, और लेस करेंगे एक्चुअल बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट एक्सेप्ट लोन के, तो वो कितना है 4 लाख -280। वो हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4,280, इसमें से माइनस करेंगे तो 1,20,000 रुपये का हम यहाँ पर इसको लेस करेंगे। सही है, इसकी हम ट्रीटमेंट पहले क्लास में भी, रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। तो हम यहाँ करेंगे ऐड
प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो आ गई हमारी 7.5 लाख रुपए की, और इसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल बैड डेट, और यहाँ लिख देंगे 4 लाख -280,000, और ये हमारे पास हो जाएगा जी -120,000। और इसका यहाँ वर्किंग आप बना लें फिगर में, इसका लिख दें वर्किंग वन, की आप वर्किंग वन से मैंने ये अमाउंट उठाई हुई है। सही है जी, तो ये वाली वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर ली। कहते हैं जी 1,20,000 कैसे आया। तो बेटा 1,20,000 इस तरह से आया कि मेरी ओपनिंग प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट थी, मैं समझे कि उसको वर्किंग वन बनाया मैंने। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट थी। ओपनिंग बैलेंस है जी हमारा 11 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 14,32,000। हमने प्रीमियम क्रिएट की थी 7.5 लाख की, तो टोटल ये साइड को अगर टोटल करें तो 18,35,000 हो गया। इधर भी लिख दिया, आपको पता है कि आप क्या करते हैं अकाउंट्स में, टोटल हमेशा दोनों साइडों लेजर की बैलेंस होती है। अब यहाँ एक मिसिंग फिगर आ गई हमारे पास 4 लाख रुपए की। असल एक्चुअल बैड डेट्स ये थे, असल एक्चुअल बैड डेट्स ये थे, लेकिन एग्जामिनर ने हमें कहा कि सवाल के अंदर उसने कहा कि ये जो बैड डेट्स थे ना, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वो कौन से थे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 4 लाख जो हमने खुद कैलकुलेट किए, उसमें कहता है इंक्लूड अ लोन ऑफ 280 प्रोवाइडेड टू अ सप्लायर। उसमें हमने एक सप्लायर को लोन दिया था 2,80,000 का, वो भी बैड हो गया। तो सेक्शन 29 हमें जो लोन होता है ना, उसको अगर हमने किसी को पैसे दिए एम्प्लॉय को या किसी को भी, अगर वो बैड हो जाए तो हमें अलाउ नहीं होते। ये बात यहाँ की जा रही है। सर यानी तो कोई इस इनकम जो प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स नहीं थी, अगर वो हो जाती है बैड डेट, तो वो हम एक्चुअल अलाउ नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल यही है रूल, यही है। ये सेक्शन 29 यही कहता है कि आपने अगर कोई चीज जो है वो आपकी टैक्सेबल बैड डेट आपकी इनकम की वजह से नहीं है, लोन की वजह से। एक है मैंने किसी को सेल की है, एक क्या है कि मैंने किसी को सेल की उधार पे, उसने मेरे पैसे मार दिए, तो वो तो बैड डेट की समझ आती है। इसी तरह एक्सपेंसिव का भी यही रूल है कि आपके एक्सपेंसेस वो गिने जाएंगे जो आपके एक्चुअल बिजनेस के लिए है। लोन वगैरह के लिए आप लोन का कारोबार तो नहीं करते। इट्स ओके, अब समझ आ गई। आगे जी, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस टू 70, दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय राहित थ्रू इस पर्सनल क्रेडिट कार्ड। ये देखिएगा, हर कंपनी अपने जो है वो जो फर्म जो है अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करेगी, राही ने अपने पॉकेट से पेमेंट कर दी, और ये 250 से ज्यादा भी है, तो लिहाजा सेक्शन 21 इसको डिसअलाउ करता है। अगर ये 250 तक होती तो हम इसको मान लेते, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक आपको एक्सपेंसिव अलाउ थे, ये उससे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे जाके 275 की अमाउंट को ऐड कर देंगे, इनकम को बढ़ा देंगे और ये लिखेंगे ऐड पेमेंट मेड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल। ठीक हो गया। फिर कहते हैं जी 86 पे टू एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन पंजाब। आपने 86,000 की पेमेंट की है, तो क्या ये अलाउ है या नहीं है। जी। सर पाकिस्तान में पेमेंट किया है तो अलाउ होगी। हाँ, एहतियात करनी है, कोई डोनेशन तो नहीं है ये, सर नहीं, उसकी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के लिए दी है मेरे ख्याल। डोनेशन तो नहीं है।
ये इंडस्ट्रियल वर्कर का सेक्शन था, ट्रेनिंग वाला। तो ये अलाउ है, ये क्या है, अलाउ है। तो हम इसमें लिख देंगे पेमेंट मेड टू फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 86,000 आप यहाँ लिखें और यहाँ डैश कर दें। फर्दर इंफॉर्मेशन कहते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड दुबई ब्रांच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख एंड तेहरान ब्रांच मेड अ लॉस ऑफ 18 लाख। दीज फिगर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहता है इसमें शामिल नहीं है। तो आपकी दो फॉरेन जो है वो ब्रांचेज हैं, एक में प्रॉफिट हुआ और एक में लॉस हुआ। तो फॉरेन का गेन फॉरेन में एडजस्ट हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा 3 लाख रुपया। तो ये उसका आ जाएगा जी हमारे पास। पहले तो हम इसको ऐड करें यहाँ पे। यूजर अमाउंट मैंने गलत नहीं लिख दी, सिफर और बढ़ा दिया हो सर वो वन आपकी। ट्वेंटी गलत साइड पे नहीं लिखा हो। हाँ जी, ये जो 120 डिडक्ट होना है, ये गलत साइड पे नहीं लिखा हो। ये वाला यस। तो गलत साइड से क्या मिला। मतलब ये डिडक्ट होना है ना, तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा इस साइड पर। माइनस लिखा हुआ है साथ साथ में। माइनस, ये देखिए माइनस लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, सॉरी। ये यूज करते हैं। तो ये मेरी आ गई बिजनेस इनकम पाकिस्तान की। और यहाँ हम लिख देते हैं फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम आ गई हमारी तेहरान की। एक तेहरान की थी, दुबई से प्रॉफिट है और तेहरान से लॉस है। तो आपको तेहरान पहले दुबई का ही लिख देते हैं। दुबई, दुबई दुबई ठीक हो जाती है। दुबई से आपको गेन है 15 लाख रुपए का, और तेहरान से लॉस है आपको 18 लाख रुपए। तो आप इसको इनर कॉलम में यहाँ भी बेशक लिख दें, लेकिन कोशिश करें उसको इनर कॉलम में लिख दें। और इसके आगे लिख दें कैरीड फॉरवर्ड। तो हमारी इसके अलावा तो और कोई इनकम नहीं है इसके ऑप्शन में। तो हम उसी को लिख देंगे टैक्सेबल इनकम। इसको आप लिख दें टैक्सेबल, और तो नहीं है ना कोई चीज़ ऐसी। टैक्सेबल इनकम आप लिख देंगे। और अब इसकी टैक्सेशन के ऊपर जाएंगे। टैक्सेशन आ जाएगी एओटी की। और 78 लाख रुपया लास्ट स्लैब में कौन सा रहा है ना। और लास्ट स्लैब मेरा ख्याल है कि 16 लाख, मुझे याद हो गई है, 10,000 प्लस 45% ऑफ द अमाउंट 7,508 माइनस 4.5 या 5.6 था। ये मेरा पहला अमाउंट थी हमारी। जी, इसके अलावा इसमें कोई क्रेडिट था। फुल टाइम पीछे तो ये होती नहीं है, फॉरेन टैक्स के आगे कोई डोनेशन इस तरह की कोई चीज आपके पास हो, नहीं है ना। एडवांस टैक्स भी मुझे नजर नहीं आया कहीं पे। ऐसे ही है। जी, ये बेटा बताओ ना कि उस्ताद को अकेले ना छोड़ दें। बार कंट्रोल एफ बी आर। ये है जी बार का, देखते हैं बार कहाँ तक पहुंची है। 5039। हम गलत क्यों कर रहे हैं। 16 लाख 10 हजार। हमारा 7508 आ रहा है। ये तो ठीक है। यहाँ क्यों गलती हो रही है।
45% ऑफ द अमाउंट 5.6 मिलियन। मैं गलती कर रहा हूँ, ये बेटा गलत है जो मैं गलत कर रहा हूँ, क्या गलती कहाँ पर है? अच्छा, ये डिविजिबल इनकम है। अच्छा सॉरी, इसको आप इग्नोर करें प्लीज। टैक्स टैक्स हमारा ठीक है। नहीं, लेस नहीं करना, बस ये ठीक है, यहाँ तक आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा चलो, अब हम एक वर्किंग फिट से करते हैं, उसी तरह ही जिस तरह हमने पिछली वर्किंग की थी। सुहेल, इनकी मेंबर की कैलकुलेशन करते हैं। सही है। और उसमें ताकि हमारी पास ये एडिशनल करने लगा हूँ, मैं ये एडिशनल करने लगा हूँ, इससे परेशान नहीं होना। एडिशनल वर्किंग, ठीक है, एक्सटेंशन क्या लें, एडिशनल क्या लें? हमारे इस सवाल के अंदर सुहेल खालिद काजी नहीं थे ना? हमारे सवाल में था बाकिर, और कौन था, बोलिए वगैरह। बाकिर, बार, दूसरा कौन था? वही किताब खोल लिया करें, नानी किताब खोल लिया करें। बाकिर असद एंड राही, असद राही, ये था 5/10। 5/10। और ये था 3/10। 3/10। क्या मतलब? 3/10 कुछ भी नहीं है ये। 40%, 70, नहीं मेरा। 40%, और ये 20%। चलो ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें जो एक्सपेंसिव हमने किए थे, तो आपको अगर याद हो तो ये वाले थे, मैंने अलग अलग लिखे थे। भास्कर को कमीशन थी 2,90,000 की, राही को 3,10,000 था, और ये था तो 390। भास्कर, अच्छा, हम सिर्फ पेमेंट लिख लेते हैं। 290, और असद का था 455, और इसका था 3,10,000। तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई पूरे साल में वो ये थी। डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कितनी होगी वो हमें यहाँ लिखनी होती है, कौन सी है वो हमारे पास, 70,75,05,000। ये मैं एडिशनल वर्किंग कर रहा हूँ। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, जैसा पेपर में लिख दो कोई मसला नहीं है, वो आ जाएगी 70 लाख माइनस 10 लाख। जी, सबको ये बात समझ आ गई है तो मुझे बता दें। सर इनकम में से पहले टैक्स माइनस नहीं करेंगे? नहीं करना। क्यों? क्यों सर, इस तरह तो टैक्स आई का कैप नहीं इफेक्ट खत्म हो करना, गया। आई कैप नहीं कर रहा, आई कैप नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा, जिंदगी आसान करे ना। माइनस करके क्यों करना है आपको, तंगी क्यों करनी है? ठीक है सर। ठीक है ना, इसलिए आसानी पैदा करें अपने लिए। अगर आई कैप हमें ऑप्शन दे रहा है कि इस तरह से कर लें तो कर लें। सालों सब एग्री करते हैं कि ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब ये जो अमाउंट है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आ रही है हमारे पास, इसको हम उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कर देंगे। यानी 64 लाख का 50% चला जाएगा बाकर को, 64,53,000 का 30% असद को चला जाएगा, और 64,53,000 का 20% राही को चला जाएगा। तो अगर आप इनकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट शेयर फ्रॉम एओपी, तो बाकर, असद और राही का ये आ जाएगा।
सही है जी, अग्री। इसको बोलेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। ओके। अब हम करें कि असल की इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, राहुल की भी नहीं है, लेकिन बाकर की इसके अलावा इनकम है। बाकर की हम अब कैलकुलेशन करते हैं, टैक्सेशन ऑफ बाकर। अब मैं बगैर फिगर के क्वेश्चन को इसको करने लगा। अब इसको आपने ध्यान में रखना है कि बाकर की ये इनकम है, दिस वन। हम कहते हैं कि बाकर की सैलरी भी है, चलो मैं सैलरी भी ले लेता हूँ। हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी, सब कुछ हम डाल लेते हैं। टैक्सेबल सैलरी इसकी मौजूद है, वो है 50 लाख की। 50 लाख ज्यादा हो जाएगी, 15 लाख कर लेते हैं। सही है। इसके अलावा उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वही, यानी उसके अंदर आप समझ लें कि रेंट प्लस और 450 डिपॉजिट, 1 टाइम का होता है 450 डिपॉजिट, और रिपेयर, सब कुछ माइनस करने के बाद नेट फिगर आ गई हमारे पास 7,50,000। इसकी कोई बिजनेस इनकम भी है अपनी, वो कट करो तो 10 लाख रुपया है। ठीक है। बस यही है, इतना काफी। इसमें सेपरेट ब्लॉक भी ऐड कर लेते हैं, चलो ऐसे करते ताकि आपको समझ आ जाए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो हम कर लेते हैं उसमें। डिविडेंड इनकम है उसकी, और प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट पीएलएस अकाउंट। ठीक है। ये दो उसकी सेपरेट ब्लॉक की इनकम आ रही। ये आ गया जी 1 लाख रुपया, और ये आ गया 5 लाख। जब ये जेल में आपको रखना तो ये इसकी सेपरेट ब्लॉक की इनकम भी आ गई। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आप ध्यान से जरा उसको देखिएगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, फर्जी फिगरें ले रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, अज्यूम्ड बाय डॉक्टर इमरान शहजाद। ठीक है। टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, ये टैक्सेशन इसकी आ गई, तो हम इसको कहेंगे, ये इसको हम रिड्यूस में लिख दें। ये आ गई इसकी टोटल इनकम। यहाँ समझ ना आए मेरे से लाजमी बात कीजिए। इसके अंदर हम इसको ये करते हैं कि सैलरी समझे कि ये एनपीओ से है, ताकि सारी चीजें कंफर्म हो जाए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है, ये 20 एमपी क्वेश्चन पर आपको काफी हेल्प करेगा। उसमें एक और बिजनेस इनकम फॉरन की भी डाल दें, यूके बिजनेस इनकम, तो ये हम डाल देते हैं 15 लाख रुपए की। और यूके में इसका जो टैक्स है वो भी डाल दें। इसका जो टैक्स है यूके में, तो 1.5 लाख रुपए का तो टैक्स भी वहां उसने पे किया है। ऐसे कर लेते हैं ताकि चीजें चले जाएगा। पाकिस्तान में उसका सैलरी के ऊपर एडवांस टैक्स है, होल्डिंग टैक्स और सैलरी, इसका कर लेंगे रुपीज, वो भी 50,000 का। ठीक है, ताकि टैक्स भी आते जाए। तो ये आगे जिसकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब यहाँ से क्या करेंगे, नेट डिपार्ट कर दें। इसमें नेट को 50,000 रुपये बता दी हुई है, वो आप माइनस कर दें। और नेट इसमें कर दें आप डिविडेंड, और नेट इसमें कर दें प्रॉफिट ऑन पीएलआईसी अकाउंट। तो डिविडेंड भी माइनस कर दो, और प्रॉफिट ऑन पीएल अकाउंट भी माइनस कर दो। तो अब आपके पास से इंजॉइंग और नॉट, ये आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी।
क्योंकि सवाल करते हैं सर अगर इसमें ये भी हो जाए, अगर अगर तो मैंने सारे अगर मगर सारे डाल दिए इसमें। ये टोटल इनकम हो गई, इसको मैं इधर कर लूँ और इसको पी कर लूँ, इसको मैं थोड़ा सा कलर दे दूँ और इसको मैं कलर दे दूँ। जी यहाँ तक मुझे बताइएगा, समझ आ गई आपको? मीटिंग। जी टेस्ट वाला क्वेश्चन था, डिस्कस कर लेते हैं उसको, क्या इसी था इसमें। अब इसमें आ जाएगा जी एड शेयर फ्रॉम एओपी, वही हम पिछले वाला हम जो हमारे पास सवाल था ये वाला, इसका भी शेयर फ्रॉम एओपी भी आ गया। अब ये जो इनकम है हमारी आएगी यहाँ पे, मैं इसको ब्लू कलर में करता हूँ। मैंने इसको इसलिए किया कि असल में हमारी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ये है, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ये है। ये मेरी एग्जैक्ट इनकम जो थी वो आई थी फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी ऐड हुआ था। तो ये मेरी है टैक्सेबल इनकम, इसको मैं लिखूंगा टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम, एक्सक्लूडिंग की जगह लिखूंगा इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अब इसका हम टैक्स करेंगे, टैक्सेशन। अब देखना होगा सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। अब ध्यान कीजिएगा, ये जो बेटा आपकी सैलरी है ना, इसको इस पे डिवाइड करना है आपने, इस पे नहीं डिवाइड करना है, यानी एओपी के अंदर नहीं ऐड होना। दोबारा सुन लीजिएगा, सैलरीड और नॉन सैलरीड का स्टेटस कैलकुलेट करते हुए आप 15 लाख को डिवाइड करेंगे 47 लाख से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 15 लाख डिवाइडेड बाय, ये प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। आप पूछेंगे सर इसके सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए, आप देखें सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए हमने शेयर फ्रॉम एओपी को भी माइनस कर दिया, और इसको सॉरी सेकंड ब्लॉक को भी माइनस कर दिया, और शेयर फ्रॉम एओपी को भी माइनस कर दिया। जो एक्चुअल हमारी एनटीआर की इनकम आ रही है उसके ऊपर हमने डिवाइड किया, तो ये 32% आ गया। तो हम लिखेंगे नॉन सैलरी पे। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जरा ध्यान से कीजिएगा इसे। अब 82 लाख 16 हजार जो है वो नॉन सैलरी केस में 16 लाख 10 हजार प्लस 45%, ये रेट याद हो गया है मुझे, इंटू टैक्सेबल इनकम 8216 500 माइनस 5.6 मिलियन। इसको अब इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मेरा वो आ जाएगा 16 लाख 10 हजार प्लस 45% ऑफ एक्सीडिंग 5.6 मिलियन। एग्री? तो मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ ब्लू कर देता हूँ। अब मैं एक्चुअल टैक्स करूंगा, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, वो कौन सी है 4.7 मिलियन। ये बेटा असल टैक्स ये आएगा। ये कैसे आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो एओपी के टैक्स वाली अमाउंट है 2787 425 डिवाइडेड बाय 8216 500, ये आपका एवरेज आएगा। तो आप टैक्स एओपी वाला, टैक्सेबल इनकम एओपी की ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर। यस, ये बताइएगा जी, समझ आई? यस सर। हाँ हाँ, क्या क्या। अब आपका सारा सवाल इसी से आगे चलना शुरू होगा। अब यहाँ पर आपने, यहाँ करेंगे लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये देखिएगा लेस फुल
टाइम हमने एज्यूम किया कि ये एमपीओ में है, टीचर किसी यूनिवर्सिटी में है, और फुल टाइम टीचर अलाउंस। उसका तरीकेकार क्या है कि आप लिखेंगे 25% ऑफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और आप यहाँ सैलरी वाला टैक्स लिखेंगे 15 लाख का, ये देखिएगा ये जो अमाउंट है। और सैलरी वाले रेट आप देखेंगे, बेशक ये नॉन सैलरी है, सैलरी वाले रेट क्या है, 15 लाख में टैक्स कितना है, 5% ऑफ द अमाउंट ये है, 30,000 प्लस 15% ऑफ 12 लाख। तो आप इसमें लिखेंगे 30,000 प्लस कितना था, 15%, 15% ऑफ द अमाउंट, यहाँ सैलरी आप लिखेंगे, और इसमें से क्या टैक्स, और ब्रैकेट को क्लोज करें। सही है, यानी इससे मुराद ये है कि इस अमाउंट का जो टैक्स है उसका 25% आपको रिबेट मिलेगा, यानी इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, मैं अगर कैलकुलेट करूँ 15 लाख पे 30,000 प्लस 0.15 इंटू 15 लाख -12, तो ये टोटल सैलरी पे टैक्स आ गया ना 3,45,000, तो इसका मैंने 25% कैलकुलेट करना है, और इसको चेक देना है तो इसके बाद मेरी ये वाली अमाउंट आ गई। जैसे चैप्टर नंबर 2 भी कितने जबरदस्त तरीके से आपको रिवाइज करवाई जा रहे हैं। ओके, हाँ जी, और यस हो कि नहीं, यस सर। यस, क्या बात है, जबरदस्त होगा ना। अब आप इसमें से करेंगे लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का क्या है, एक्चुअल टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री, वो कितना है, 1.5 लाख। ठीक है, मैंने इतनी गाड़ी थोड़ी में चार दे गया हूँ, आपकी हो गया हूँ। अभी चलो आगे, दूसरा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसका तरीकेकार क्या होता है बेटा, ये जो टैक्स वाली अमाउंट आई है ना, ये वाली आपके पास, इसके बाद मैं इसको कलर कर दूं थोड़ा सा ग्रीन, ये वाली ग्रीन, इसको टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, टैक्स 1508,212 डिवाइडेड बाय, ये वाली जो अमाउंट हमारी असल में थी, अब शेयर फ्रॉम एओबी को भूल जाए, अब बस ये वाला स्टेप यहाँ खत्म हो गया, अब इसको आगे लेके चलना है। अब वो अमाउंट आ गई 4.7 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय इनकम कितनी थी इसकी, हमने ज्यूम की थी वो 12-15 लाख रुपए, ये वाली उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो एवरेज टैक्स आ जाएगा फॉरेन सोर्स इनकम के साथ, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय विच एवर इज लोअर, ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ये लोअर अमाउंट आ गई। अब आपकी ये वाली नई अमाउंट आ गई, 15 लाख में से आप 1.5 लाख माइनस करें। फर्ज करें कि इसमें डोनेशन भी दी हुई है, तो डोनेशन इसमें दी है 75 प्लस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। ठीक है, तो उसका तरीकेकार क्या है, फिर दोबारा आप टैक्स लेंगे, जो ये वाली अमाउंट है 1,358,212 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, हमारी वही इनकम लेंगे 45 लाख, पर करें डोनेशन है हमारी 3 लाख रुपया। ठीक है, तो 47 लाख का 3 लाख रुपया कितना बनता है, 45 लाख इंटू 0.3, 14 लाख बनता है ना। हम यहाँ लिख देंगे विदन लिमिट, विदन लिमिट माइनस दिस डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। आपने एग्जाम के करीब कभी रिवाइज करना हो तो इसको कर लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा
आपको फायदा देगा। ये आ गई बेटा टैक्स लाइबिलिटी। सही है? इसको मैं अगर थोड़ा सा लाइट कर दूं, ये अगर आपने यहाँ मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन करनी हो तो यहाँ करनी है, कर दूं मिनिमम टैक्स की भी? जी सर, कर दे। यहाँ करता हूँ। और मिनिमम टैक्स सर अभी तक जो अंडर, इनकम आई है इसको क्या कहेंगे, टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेएबल? ये वाली, ये हाँ वाली, जी। इसको बोलेंगे टैक्स लाइबिलिटी। और अगर अब मिनिमम टैक्स जब ऐड करेंगे तब भी टैक्स लायबिलिटी ही नहीं लिखेंगे? नहीं, अभी इसको टैक्स लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इसको कुछ नहीं बोलेंगे, दफा करें, नए पन्ने में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सेपरेट ब्लॉक में इसमें ऐड हो रहा है। जी, सेपरेट फिर टैक्स ब्लॉक में पेएबल आएगा। बस टैक्स पेमेंट फिर आएगा, भी छोड़ दे, इसको कुछ ना बोले, इसको इसको बोलने देगा शायद, इसको कुछ ना बोले, और यह करेंगे और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। अब इसका नेक्स्ट सोच के हम टर्न ओवर ले लेते हैं कि टर्न ओवर जो एज का 113 है वो 120 मिलियन का है। टर्न ओवर टैक्स 1.25% ऑफ 120, अज्यूम कर रहे हैं ना कि इसका टर्न ओवर काफी ज्यादा था, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 1.25%, 15 लाख आ गया ना। तो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी फिर क्या होगी? 15 लाख रुपए। अब इसको हम कर लेते हैं एक्चुअल टैक्स पेएबल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, एंड में लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हमारा सवाल यहाँ से आगे करना शुरू हो जाएगा। ठीक है? मिनिमम टैक्स के बाद अब इसमें करेंगे ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ऐड टैक्स सेपरेट ब्लॉक, एक तो हमारे पास डिविडेंड था। कितना था डिविडेंड हमने ड्यू किया था? 1 लाख और 5 लाख। तो डिविडेंड था भी हमारा 1 लाख, और हमारा प्रॉफिट ऑन पीएनएस अकाउंट था हमारे पास 5 लाख। तो इसका 15% देंगे ना टैक्स। 1 लाख इंटू 0.15 और 5 लाख इंटू 0.15। तो हमारे पास जो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी वो ये आएगी। इसमें से एडवांस टैक्स आप ही लेस कर दे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हो गया जी ये तो। इसके साथ लेस कर दो विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स। तो सैलरी पे कितना जून किया था हमने? 50,000। ये आ जाएगा आपका टैक्स पेएबल विद रिटर्न टैक्स कैरी फॉरवर्ड। ये आ जाएगा आपका 15 लाख कैरी। 15 लाख आपका मिनिमम था, और आपने जो एक्चुअल देना था वो ये था। इसका जो डिफरेंस है आप एग्जाम में लिखेंगे ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा। हाँ जी, क्या जबरदस्त हो गया है ना? आपको मेरा ख्याल है कि अब तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर तो फटियां फोड़ दी है, मतलब क्या ख्याल है?
वही बोलो तो सही ना। जी बेटा। सर अब दो क्वेश्चन असाइनमेंट दे दें काफी है आज। कहते हैं जी अब दो क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दे देते हैं, वेरी गुड, ठीक है। पहले मैं इसको जरा आपको शेयर ना कर दूं ये वाली चीज, ये पूरा शीट में आपके साथ जो बाकी वाला बार वाला क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ पहले शेयर करूं, फिर हम इसको आगे चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसकी समझ तो आएगा कि हमने किया क्या है। हम्म, जैसे कि माँ दे या खेला बाकी बाकी। ठीक है, आपको मैसेज मिल गया। ये जो मैं वर्किंग आपको भेज रहा हूँ ना बेटा, इसको जरा आपने संभाल के रखना है फाइनल के एग्जाम के लिए। ये आप देखिए मैंने आपको ये कर दिया हुआ है। स्पेकुलेशन बिजनेस का जो क्वेश्चन बताए वहां से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहली चीज तो एक स्टूडेंट ने कही है कि सर अब हमें असाइनमेंट दे दें। चले असाइनमेंट कौन सी करेंगे। असाइनमेंट के अंदर आप जो है वो बाकर वाला हो गया हमारे पास, नॉन ट्रेडर वाला आप करेंगे असाइनमेंट में, ये वाला। अभी आज का जो सारा काम है वो हम उससे कर लेंगे। ये वाला आप कर लें असाइनमेंट के अंदर, वजाहत का सैलरी के साथ है ये आपने किया होगा। ये हमने आज कर लिया है कि मुश्ताक मुश्ताक से बिजनेस आप ये वाला कीजिएगा, ये वाला भी मुश्ताक वाला भी, ये भी असाइनमेंट में कीजिएगा। दो हो गए। और ये वाला। हम्म। तो असाइनमेंट में मैंने कौन कौन से दिए हैं जरा देखिएगा। 16 4 या 3 1
16.13, 11वां, तो जी लास्ट संडे 11वां। भी यही मिले थे असाइनमेंट में। ये कर लिया आपने? हाँ जी सर। ओहो, पक्की बात है। जी। ऑलरेडी डन। यार, आपने तो बड़ा अच्छा कर दिया। ऑलरेडी डन। मैं इसको ग्रीन कर लूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप पहली दफा टेस्ट कर रहे हो कि दूसरी दफा? नहीं सर, पिछले संडे सेशन में आपने ये असाइनमेंट नहीं, में दिए थे। मैंने कहा कि आप पहली दफा मेरे से टेस्ट कर रहे हो या दूसरी दफा? जी सर, राइस में पढ़ता हूँ आपसे, अली नाम है मेरा। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं आपने, यदि आपने कर लिया, आपको मसला नहीं आया, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर पहली दफा पढ़ के आपने पढ़ लिए हैं जी सर, मैंने कर लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 11वां हो गया है, 12वां आज हमने कर लिया है ये वाला, 13वां हो गया है। अली, मुझे लगता है फिर आपका पेपर पास हो जाएगा अगर आपने तीनों सवाल कर लिए हैं तो। ये मिस्टर जी पतील सर वाला भी आपने, कर लिया? कौन सा? मिस्टर पतील वाला? हाँ जी सर, ये भी हो गया। तो यार डन हो गया ना। आप क्या कह रहे थे? जी आपने तो पहले ही कह दिया था सर, हो जाएगा काम। अच्छा। वो पहले दिन जब वाकई। हम तीन दोस्त बैठे थे तो आपने थोड़ा सा डांटा था, याद होगा आपको। तो फिर रोगा लगना शुरू हो गया आपको? जी सर। मैं क्या, फिर डांटने से मसला हल हो गया ना? हाँ जी सर। अच्छा, ये तो नहीं किया अभी? 16.15। सर इसका मुझे याद नहीं है, मैं देख के बताता हूँ। चलो ये कर लो हम। ये अभी ग्रुप में मेरा बेटा मैसेज भी करना, 15वां हो गया। और मेज वाला, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसिंग वाला जो है, ये वाला, नहीं सर, ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। और लिबास है, ये मेरा ख्याल मैंने करवा दिया था। ये 3 सवाल कर लीजिएगा इस हफ्ते में, यानी जी ठीक। एक हो गया जो हमारे पास 16वां सवाल, 15वां, 16वां और 17वां। ठीक है, मैं उसमें लिख देता हूँ। दूसरी असाइनमेंट 16/11, सॉरी, क्या वाली हमने बोला था? 15वां, 16वां, 17वां? जी सर, 15, 16, 17। अच्छा अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना मेरे लाल, वो आपने जरा ग्रुप में डाल देना कि ये क्वेश्चन सर ने करवा दिए थे और ये हमें असाइनमेंट में मिले थे। जी सर, कर दूंगा। तो एक और स्टूडेंट कह रही होंगे कि हमने इसमें 16, 14, 15 भी कर दिया। यार, आपको, अगर आप अच्छे कर रहे हो ना काम, तो मुझे अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। ठीक है ना? अगर तो आप ये काम कर रहे हो तो फिर तो जबरदस्त हो जाएगा। अभी हमें ये लॉसेस वाले क्वेश्चन करने हैं। ये वाला जो 18वां है ना, ये मैं खुद करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है उसमें, है ना? एक ये वाला क्वेश्चन है, ये 1900 कर लिया था मेरा ख्याल, है ना? इसको कर दूं ग्रीन, 1900 को, मिस्टर एमए वाला। 19वां कर लिया था हमने, मेरा ख्याल है 20वां कामयाब इंजीनियरिंग भी मुझे याद पड़ता है हमने कर लिया था। एम ए राइट? आकाश कुमार वाला भी मुझे याद पड़ता है।
अभी लॉसेस का हमारा अली रह गया, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ देखा आज, जिसके अंदर उसने खुद टैक्स की कैलकुलेशन की हुई है। ये तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वाला, तो ये इतना मुश्किल तो नहीं था। ये मिस्टर कमर वाला, ये मिस्टर कमर साहब ने ना खुद ही कैलकुलेशन करके ट्राई मारी हुई है। एक ये रह गया। तो ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हमारा, मुझे बताइएगा, मैंने अभी कौन कौन से क्वेश्चन अली आपको बताए हैं अभी नेक्स्ट वीक के। सर एक तो 19 वाला और एक मिस्टर कमर वाला। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। उसका क्वेश्चन कौन सा है? 16.05। और लॉस वाला कौन सा था? 16.19। 16.19। 16.19 कर नहीं दिया था वो जो मैं कह रहा हूँ लॉसेस वाला, जो मैं कह रहा हूँ आपसे। दिया था 16.19। 16.19 ये तक कर लिया था। वो जो लॉसेस वाला सवाल है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें फॉरेन लॉसेस मौजूद है। सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटीन, 16.17, 16.18 है ये। 16.19 तो कर लिया है। अच्छा, आज के क्वेश्चन में पर 30,000 की सैलरी की पेमेंट की है कैश में, इम्प्लाई को एंड टैक्स विभाग में नहीं किया, तो क्या ये प्रॉफिट में ऐड बैक होगी? और 30,000 की सैलरी है ना बेटा, पर मंथ है ये। अगर पर मंथ है की है कैश में, तो कैश में तो ना है, 32,000 का कैश में पे कर सकते हैं एक बंदे को। और इसको टैक्स भी नहीं बनता, क्योंकि 30,000 एक महीने की है ना, तो पूरे करेंगे साल की तो कितनी बन जाएगी? 12 या 36, 3,60,000 टैक्स भी नहीं इसके से होना बनता। एक स्टूडेंट ने सिलेबस का पूछा है, तो इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर हम इसको क्लोज करेंगे। सब्जेक्ट टू सोल्यूशन कि आपने ये छोड़ना नहीं है, इसका कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है वो। अच्छा, एक चीज मैं और भी आपको बताऊं। एक स्टूडेंट ने पास पेपर शेयर किए हैं, रात में उसने पास पेपर के आईकैप के ट्यूशन भी शेयर कर दिए। बेटा आईकैप की वेबसाइट से आपने ट्यूशन नहीं देखना, आपकी बड़ी मेहरबानी। आईकैप की वेबसाइट पर जो ट्यूशन पढ़ा होता है वो पुराने होते हैं, उसमें लॉ पुराना होता है, इसलिए उसको नहीं देखना, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक्स्ट्रा क्लास क्या होती है बेटा? यानी ये संडे को करता है जी। संडे को तो मैं कर रहा हूँ ना बेटा, जब तक जो जान में जान है इंशाल्लाह ताला, इसको आप तो देखिए, इस टाइम पे हम छोड़ नहीं सकते। पहली बात है मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम के ऊपर हम बैक फुट पे नहीं जा सकते, कि जिस लेवल तक हमने मेहनत करनी है ना, अब बैक फुट पे नहीं हम जा सकते, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब हमने फॉरवर्ड ही मूव करना है, अब हमने वही चीजें सारी आगे लेकर चलनी है जी। और कुछ नहीं। कल मैं हो सकता है वेल्थ स्टेटमेंट आपको करवा दूं, क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है, ताकि वो भी मुकम्मल हो जाए। सर टैक्स की ना रिवीजन करनी है, तो आप काइंडली ना उसका सीक्वेंस बता दें कि हम कौन से चैप्टर्स पहले करें और उसके बाद, मतलब अच्छा, चैप्टर वाइज टैक्स की बता दें। रिव्यू अगर आप बेटा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ से वापस जाएं, बिजनेस को करें। जो इंसानी दिमाग जो होता है ना, वो पहले लेटेस्ट चीज को पिक करता है, जल्दी करता है, उसमें थकता भी नहीं है। पहले बिजनेस को लेकर चले, मेरे नोट को पकड़े, उसको तैयार करना शुरू करें, और साथ जी इसके सर। क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो करते जाएं। उसके साथ आप सेल्स टैक्स को लें। सेल्स ठीक है। टैक्स का हफ्ते में एक दो क्वेश्चन लाजमी किया करें। एक पूर्ण एक क्वेश्चन कहा हुआ है, वो भी मुझे याद किया, जिसमें प्रोडक्ट वाइज उसने एग्जाम्पल दी हुई है।
ठीक है, जो क्वेश्चन जी करें उसको पूरा करें। एक बात याद रखें, जो क्वेश्चन करना मेरा बेटा उसको पूरा करना है, उसको दरमियान में छोड़ना नहीं है। एंड का गलत ठीक हो है। रहा है सही हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमें बड़ा फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कह रहे हैं हम पहली दफा जिंदगी में ऐसे काम कर रहे हैं कि हम दरमियान में क्वेश्चन को छोड़ देते थे। नहीं करना, क्वेश्चन जो करना है उसको एंड तक आपने करना, बेशक सारा गलत है। आपने टोटल इनकम तक पहुंचना है, आपने टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना है, आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, क्रेडिट कैलकुलेट करने हैं, सारी चीजों को फ्रेमवर्क को याद करना है। जी सर। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपके कैश में नहीं है, इसलिए छोड़ रहे होते हैं, उसको न सोचो। ठीक है, उसमें नहीं दिया हुआ ना, आई कैप की बुक में मैंने देखा उसमें मौजूद नहीं है। तो एक चीज ये याद रखो, तो सेल्स टैक्स के साथ ये वाला करें, फिर सैलरी का क्वेश्चन करें साथ, और हेड ऑफ इनकम को लेकर करें। 14 से आप एनरोलमेंट करवा लीजिएगा, 14 से इंशाल्लाह ताला मैं फुल फ्लैज रिवीजन करवाऊंगा। 14, 15, 16, फिर इसी तरह नेक्स्ट वीक में 3 3 दिन करके इसको हम वो करेंगे, ताकि हमारा ये हो जाए। आपको नोट शेयर कर दिए गए हैं, ठीक है, और आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो सारी की हुई है। और आपने समराइज करना है चीज़ों को, कंक्लूड करना है चीज़ों को। सैलरी का चैप्टर बंद करें और सोचना शुरू करें। सैलरी में बेसिक सैलरी 20 टैक्स, 20 टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस 20 टैक्सेबल, अकोमोडेशन 45%, कार फॉर पर्सनल यूज 10%, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को, ताकि कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं। समझ आ रही है? इक्का दुक्का चीज में जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अब दिमाग में जगह नहीं देनी है। अब आपने बूस्ट करना है अपने आप को, कॉन्फिडेंस को यस करना है बस। अब आपकी चीज आ रही है, ठीक है, यूं हो मुझे ये नहीं आती, नहीं आती दफाओ, नहीं आती तो देखी जाएगी जो होगा। आगे चलना है पीछे की शैतान इंसान को मायूस करता है, तुम्हें ये भी नहीं आता, वो तुम्हें रॉयल्टी का नहीं पता, तुम्हें पीएलएस अकाउंट का आता कहाँ पर एग्जाम होता हो मुझे पता नहीं, वो भाई छोड़ो इसे, वो पेपर में आना नहीं आना, जो चीज आती है उसको ग्रिप करें। समझ आ रही है ना? चीजों को लिखने की कोशिश करें, ठीक है, न्यूमेरिकल को करने की, टेम्पलेट को फॉलो करें। शेयर फ्रॉम एओपी क्या होता है, शेयर फ्रॉम एओपी कैसे कैलकुलेट किया जाए, सेक्शन 21 क्या होता है, डिप्रिसिएशन के रूल क्या है, इन चीजों को करेंगे। जब मैं रिवाइज करूंगा तो इंशाल्लाह रिवीजन में मजीद आपको फायदा होगा। प्रॉफिट ऑन डेट बेटा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में होता है सादा। 50 लाख से ज्यादा हो तो इनकम में ऐड कर दे अल्लाह काट, फिर ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में नहीं होता। प्रॉफिट ऑन डेट आपको जो मिलता है 50 लाख तक, उसके ऊपर 15% रेट है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। 50 लाख से बढ़ जाएगा तो फिर सेपरेट ब्लॉक से निकल जाएगा। इनकम में ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर एडवांस टैक्स है तो एडवांस टैक्स नीचे जाके माइनस कर देंगे, और कोई चीज। जी बताएं। सर ये नहीं, राइज में कल लास्ट क्लास है आपकी फिजिकल। और नई राइज में कहाँ लास्ट क्लास है? अभी तो मैंने वो वेल्थ स्टेटमेंट आपको लागू करवा दी है, उसके बाद जो है वो हमारे लॉफिस के मैंने पास पेपर करवाने हैं। देखो बेटा, 2 4 क्लासेस के ऊपर मैं चाहूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ, आपको कह दूंगा यार ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसी वो गलत बात है। यहाँ हम पीछे नहीं जा सकते, मैंने सारी चीजें प्रॉपर करवा कर फिर मैंने आपको जाना, मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से। मुझे पेपर इन एनी केस पास चाहिए। मेरा बिल्कुल मैं कल का अपने ये दांत का जो है ना वो कुछ ट्रीटमेंट करवा के आया हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था पढ़ाने का। आई वॉज टू अपसेट एट द मॉर्निंग। अल्लाह ताला से दुआ की सुबह फजर की नमाज पढ़ के, तो अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी है। तो मैं उस हिम्मत नहीं हारा, तुमने तो पेपर देना आप लोगों ने, इसलिए मुझे हर हाल में पेपर पास चाहिए। चाहिए। जी सर। तो और कुछ सवाल? अब ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता, अब एक ही चीज सोचनी है, मुझे आता है और मैंने करना था। मुझे फलां चीज में कंफ्यूजन है, मुझे जनाब वो सैलरी का मसले में आ रहा है, मुझे टैक्स बस सर कैलकुलेट ये करना है, तो अपील और असेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है याद करने में, लेकिन ये बाकी सबको ही होता न्यूमेरिकल है। बेस कर लेता हूँ। लालू सबको होता है अली, सब मुझे भी आता है। जब मैंने भी पेपर दिया था मेरे लिए भी यही स्यापा था, मैंने आपको समरी बना के दी हुई है। ये नहीं सोचना मुझे मुश्किल आ रही, भी करनी है ना। ये आपको मुश्किल आ रही है, मुझे भी मुश्किल आई थी, मैंने भी ऐसे पेपर पास किया हुआ है।
अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप खुश हो कि हाँ वाकई आप इंसान है। मुश्किल होते तो फिर शायद ना समझ आती। अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे मुश्किल आ रही है। इंसानों को ही मुश्किल आती है, फ़इन्नमल उसरि युस्रा इन्नमल उसरि युस्रा। इसलिए अल्लाह ताला ने तंगी का पहले जिक्र किया कुरान में कि पहले इंसान को तंगी आएगी फिर आसानी होगी। दो दफा कहा, हर तंगी के बाद आसानी है। तंगी को पहले रखा, आसानी को बाद में रखा है। तो पहले तंगी आएगी तो आसान होगी ना। माइंड एक्सपैंड अंडर प्रेशर। दिमाग जो है वो प्रेशर में बढ़ता है, न्यूरॉन्स नए डेवलप होते हैं। जो जो आप मेहनत करते हैं अल्लाह ने कैपेसिटी रखी है, ये माइंड जो है इसमें नई नई चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जब आप सोच रहे हो, थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो समझिए कि आपका दिमाग मजीद अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहा है। ये बड़ी जबरदस्त मशीन है। ये कोई टोयोटा की गाड़ी नहीं है कि उसको नए फीचर के लिए नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। इसके अंदर दिमाग बढ़ता है, ये सोचा करें। मोटिवेट अपने आप को करें, अपने आप को शाबाशी दें, हाँ यार मैंने आज रिटर्न के 3 हिस्से, रिटर्न असेसमेंट करें, रिटर्न को सोचें, लिख के करें। जब आप लिख लेंगे तो फिर मुझे आप लफ्ज नहीं कहेंगे, हाँ कॉन्फिडेंस आएगा। लिख के नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। पहली चीज, रिटर्न करें आज, कल असेसमेंट वाला हिस्सा करें, परसों अपील वाला हिस्सा करें, हो जाएगा। एक दिन के अंदर तीनों करेंगे तो परेशान होंगे। अभी टाइम पड़ा हुआ, महीना पड़ा हुआ हमारे पास, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आमद नहीं आ रही। वी आर ऑन दी राइट ट्रैक। सही है। जी ठीक है। हाँ बस यस करना है, ठीक है, मुझे आता है, मैं कर लूंगा इसे। अपने आप को शाबाशी देनी है, आज मैंने ये कर लिया, वेरी गुड, शाबाश सबकी दें अपने आप को, वेरी गुड। अपने आप को मोटिवेट किया करें कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, आई हैव डन दैट, आई विल डू दैट। ये वाले फिक्र बोला करें, हाँ मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। जहाँ मुश्किल आए नमाज पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ करें कि यार अब मेरी मदद फरमा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी मैंने मेडिसिन खाई है, ये देखो, ये देखो, अभी मेडिसिन मैंने क्लास से पहले खाई है, मैं ठीक हो गया। सही है कि नहीं? जी ठीक है सर। तो आप ये चैप्टर जो है, अब आप इस चैप्टर में मुझे खुद क्वेश्चन कहेंगे तो मैं वो करवाऊंगा आपको कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा देंगे मेरी तरफ से। ये 16 पॉइंट जो ए है, अगर नहीं आप कहते हैं सर इसमें नहीं प्रैक्टिस करनी है, वो मुझे बताएं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक ये भी हो सकता है कि अगले में मैं सिर्फ आइटम्स पढ़ता जाऊँ और आपसे पूछता जाऊँ क्या ट्रीटमेंट होगा, पूरा चैप्टर खंगाल मारेंगे सारे का सारा खोलेंगे। ऐसे भी हो सकता है। हर लाइन को पढ़ेंगे, हाँ भाई इसका आप कहेंगे ये वाला, आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। या फिजिकल क्लास में भी ऐसा किया जा सकता है। जी। ओके, चलिए, ओवर टू यू, ओवर टू यू। अब आपने करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।